Assalamu alaikum guys. So welcome to today's tutorial. Today's tutorial is going to be about lab number 4. That is about fork system call. So let's take a look about for our lab manual. So let me just wait a minute. I will also open your thing. So let's take a look at the lab manual. So first of all, it is about fork system call. Before fork system call, we need to know what is a system call. But before system call, I will tell you about what is a program and what is a process, because system calls work on a program and a process. So our operating system manages all the tasks, it manages sources, and how it manages all these things is by using system calls, okay, and many other things it uses. The most important thing that I will tell you about is about a program and a process. What is a program? So program is set of instructions these that are given to computer in order to do a particular task. These set of instructions can be a code or a binary information given to computer. Okay, so it the computer process that information and then it give us the output of that particular program. What is a process? A process is a program in execution. तो जब हमारे पास प्रोग्राम जो है जब वो एक्सिक्यूट हो रहा है तो वो एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम कॉल्स हमारे पास क्या होती हैं? सिस्टम कॉल इन इजियर टर्म आप कह सकते हैं कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क को मैनेज करने के लिए। सिस्टम कॉल हमारे पास एक सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड करता है यूजर को कि वो एक प्रोसेस को मैनेज कर सके। सिस्टम कॉल कई टाइप्स की होती हैं। जैसे अगर आप बात करें फॉक की, तो एक प्रोसेस कंट्रोल जो है सिस्टम कॉल है। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास कॉल्स होती है वो हमारे पास होती है फॉक की कॉल, एग्जिट की कॉल और एक्जी की कॉल, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट कॉल्स हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है इन ऑर्डर टू मैनेज रिसोर्सेज, इन ऑर्डर टू एलोकेट डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डिफरेंट प्रोग्राम और प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास अब हम बात करेंगे फोक सिस्टम कॉल। फोक सिस्टम कॉल क्या होती है? फोक सिस्टम कॉल हमारे पास दो चीजें क्रिएट करता है। जो हमारे पास पेरेंट प्रोसेस होता है और चाइल्ड प्रोसेस होता है। जो पेरेंट प्रोसेस क्या होता है? पेरेंट प्रोसेस कोई प्रोग्राम होगा जो आप एक्जीक्यूट कर रहे हैं, और चाइल्ड प्रोसेस क्या होगा? वो पेरेंट का डुप्लीकेट होगा, डिटो कॉपी होगी पेरेंट प्रोसेस की, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? एक फोक सिस्टम कॉल हमारे पास क्या करती है? हमारे पास एक पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देती है। अगर मैं आपको बताऊं कि फोक सिस्टम कॉल कैसे काम कर रही है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम लोग फोक सिस्टम को यूज क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम फोक यूज करें। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है, और हमारे पास पेरेंट प्रोसेस कहीं और बिजी होता है। अगर वो बिजी होगा तो उसका कोड कौन एग्जीक्यूट करेगा? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज बहुत एफिशिएंटली हमारी टास्क मैनेज करता है, ठीक है। अब वो एफिशिएंसी कैसे हो रही है? वो क्या करेगा? फोक सिस्टम कॉल उसको प्रोवाइड करेगा प्रोसेस को, अगर वो कहीं और बिजी है वो क्या करता है? फोक सिस्टम कॉल उसकी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, चाइल्ड प्रोसेस इसी की डिटो कॉपी होगी। वो क्या करता है कि अगर पेरेंट बिजी है तो वो चाइल्ड को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह क्या होता है? मल्टीटास्किंग परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। मल्टीटास्किंग से क्या होगा? हमारे कंप्यूटर को ज्यादा फास्टर वर्क करेगा, एफिशिएंटली हर चीज में मैनेज हो रही है। तो फोक सिस्टम कॉल हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, कहते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा कोड है, या फिर हमारे पास पेरेंट प्रोसेस कहीं और बिजी है तो हम लोग एक फोक सिस्टम कॉल जनरेट करेंगे। फोक सिस्टम कॉल हमारे पास दो चीजें होंगी, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। फोक सिस्टम कॉल करता क्या? ये हमारे पास तीन चीजें में रिटर्न करके देगा जो कि इंटीजर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 हमें प्रोवाइड करता है, रिटर्न बैक करता है। फोक सिस्टम कॉल जीरो में रिटर्न बैक करेगा और 1 पॉजिटिव 1। इसका क्या मतलब है कि अगर तो हमारे पास -1 रिटर्न हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास कॉल फेल हो गई है जो हमने अप्लाई की थी। ना तो पेरेंट प्रोसेस बना और ना ही चाइल्ड प्रोसेस बन सका। अगर तो जीरो रिटर्न हुआ है तो मतलब चाइल्ड प्रोसेस मतलब कि हमारे पास बन भी गया और वो एग्जीक्यूट भी हो गया, ठीक है। और लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव 1 है तो इसका मतलब पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और वो बन भी गया, ठीक है। अब फोर्क कैसे वर्क कर रहा है, इसकी क्या वर्किंग है, हम कैसे फोर्क कॉल कर रहे हैं, और क्या होता है कि अगर हम फोर्क को एक से ज्यादा दफा कॉल कर लें, उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास वर्किंग क्या है फोर्क की? लेट्स से मैंने फोर्क की कॉल यूज किया किसी प्रोग्राम में, वो क्या करेगा? हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करे और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करे। ये तो एक सिस्टम कॉल की बात है। अगर हम फोर्क 1 टाइम यूज करें, हम फोर्क को 2 टाइम यूज करें लेट्स से, तो क्या होता है? जो चाइल्ड प्रोसेस होता है वो दो और मतलब एक प्रोसेस बनेगा C2 और C1 एज इट इज, और पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा? वो एक और प्रोसेस बनेगा C3 और पेरेंट एज इट इज। अगर हम 3 दफा लेट्स से कॉल अप्लाई करते हैं फिर क्या होगा? फिर हमारे पास क्या होगा? C2 हमारे पास C4, हमारे पास एक चाइल्ड प्रोसेस बना देगा, सेम कॉपी होगी वो C2 की। C2 किसी कॉपी थी C1 की, C1 किसी कॉपी से पेरेंट की, मतलब कि एक ही चीज कॉपी हो रही है हमारे पास। अगर हम C2 यूज करें, अगर C2 एज इट इज खुद भी आ जाएगा, अगर C1 का करेंगे, C1 खुद एक अपनी कॉपी बना देगा और एक C5 एक चाइल्ड प्रोसेस बना देगा, C3 खुद एक अपनी कॉपी बनाएगा और C6 अपना एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा। जो पेरेंट का C7 बनाएगा और पेरेंट एज इट इज भी आ जाएगा। तो इस सारे प्रोसीजर से हमें क्या बात पता लग रही है? फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है? कि 2 टू रेज़ टू पावर n जो है वो प्रोसेस जितने बनेंगे वो 2 टू रेज़ टू पावर n है। लेट्स से अगर आपने फोर्क कॉल 1 टाइम किया, दिस मीन दैट इट इज 2 टू रेज़ टू पावर 1, दैट इज 2 प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे देखें 1 टाइम अगर की तो 2 प्रोसेस काम कर रहे हैं, अगर 2 टाइम की तो फिर 4, 2 टू रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 4 होता है, तो मतलब कि 4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग थर्ड टाइम करते हैं तो 2 टू रेज़ टू पावर 3 हमारे पास क्या होता है? 8, तो हमारे पास 8 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखें हमारे पास 8 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सेकंड ऑफ ऑल, अगर हम लोगों ने देखना है कितने चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट जनरेट हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं, तो 2 टू रेज़ टू पावर n -1 इसका फॉर्मूला है। जितनी पावर होगी उसमें -1 करते हैं। लेट्स से फोर्क कॉल अगर हमने 3 दफा कॉल किया, दैट मींस कि हम लोगों ने 2 टू पावर 3 मतलब कि 8 -1 7, तो चाइल्ड कितने क्रिएट होंगे? 7 क्रिएट होंगे। पेरेंट एक होता है, पेरेंट की कॉपीज, पेरेंट एक होगा, चाइल्ड कॉपीज होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अब हम लोगों ने फोर्क की जो बेसिक वर्किंग है और क्या फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलेंगे हमारे अपने लैब मैनुअल की तरफ। तो ये जो फोर्क सिस्टम कॉल है हम लोग ये अप्लाई करेंगे, इसके मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगी कि हमारे कोडिंग में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और क्या हमारे पास आउटपुट आएगी उसकी देखेंगे, ठीक है बात। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें पेरेंट और चाइल्ड इस लैब मैनुअल में अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड को क्रिएट करें। पेरेंट चाइल्ड की डेटा कॉपी होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेरेंट और चाइल्ड जो होते हैं उनकी सेपरेट मेमोरीज होती हैं, इनकी शेयर्ड मेमोरी नहीं होती। सेपरेट मेमोरीज में काम करते हैं लेकिन हमारे पास सेम कॉपी कोड होता है दोनों का, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जो पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस है, प्रोसेस कंट्रोल बुक हमारे पास एक पीसीबी होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमारे सारे प्रोसेस को देख रहा होता है, हमारी मेमोरीज को मैनेज कर रहा होता है, ही को स्टैक को, और प्रोसेस में डिफरेंट जो पीआईडीज होती हैं हमें असाइन करता है। पीआईडी क्या होती है? प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस को एक आईडी एलोकेट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, ठीक है, ताकि उस प्रोसेस को पहचाना जा सके एक पर्टिकुलर आईडी से। पेरेंट की अपनी आईडी होती है, चाइल्ड की अपनी आईडी होती है, ठीक है। जब पेरेंट और चाइल्ड क्रिएट होंगे दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग अलग आईडी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट की आईडी है 3456 और यहाँ पे पीआईडी 0 ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हमारे पास पीआईडीज और एलोकेट हो जाती हैं। हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। कोडिंग कहाँ परफॉर्म होगी? मैं ये यूबंटो पे लिनक्स पे टर्मिनल पे हम लोग जाके इस कोडिंग को परफॉर्म करेंगे। हम देखेंगे कैसे चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे पेरेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमें क्या पता है कि पेरेंट पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। दोनों पैरेलल रन कंकरेंट रन होते हैं हमारे पास मेमोरी में, ठीक है। चाइल्ड और पेरेंट एक साथ रनिंग हो रही होती है, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन टाइम डिफर हो सकते हैं। पेरेंट एग्जीक्यूट पहले हो जाता है और चाइल्ड बाद में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर चलिए हम लोग इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं वीएमवेयर यूबंटो यूज करूंगी और इसको मैं स्प्लिट कर लेती हूँ स्क्रीन को ताकि आई कैन कोड एज वेल।
यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो प्रोग्राम्स हम कहाँ लिखेंगे, हम लोग सी लैंग्वेज में लिखते हैं। उसके लिए हम लोग एक फाइल बनाते हैं। फाइल कैसे बनाते हैं हम लोग, उसका तरीका ये होता है कि हम लोग लिखते हैं जी एडिट, फाइल का नेम लेट्स से for one dot c, सी उसकी एक्सटेंशन होगी कि हम लोग बता रहे हैं कि सी फाइल बनेगी, ठीक है। आपने एंटर करना है, आपके पास एक फाइल बन गई है, ठीक है। इसमें हमने कोड करना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं फोक सिस्टम कॉल को अप्लाई करने के लिए हम सारी इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर हमारे पास है हैशटैग इंक्लूड uni std.h, फिर हमारे पास है हैशटैग इंक्लूड sys/types.h, उसके बाद हमारे पास है हैशटैग इंक्लूड stdlib.h। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, हमें सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारे यूज होते हैं, हम सारे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में हमारे पास जो कोडिंग होती है वो हमारे पास मेन प्रोग्राम होती है। किसी भी आप सी प्लस प्लस की बात करें, सी की जावा, उसमें मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन होते हैं जहाँ पे हमारे पास जितनी भी कोडिंग है परफॉर्म हो रही है, जहाँ पे रिटर्न वैल्यूज कोई भी आउटपुट अगर आपने शो करवानी है तो आपने मेन फंक्शन में परफॉर्म करवानी है। कोई फंक्शन कॉल है तो वो मेन में होती है, ठीक है। तो हम जितना भी हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर होगा। आपने वॉइड मेन एक फंक्शन बना लेना है, वॉइड, और फिर इसके अंदर हम लोग वर्किंग परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सबसे पहले काम है कि हम लोगों ने पीआईडी डिजाइन करनी है अपने प्रोसेस को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पीआईडी बनाएंगे। पीआईडी के हमारे पास एक समझ लें एक काइंड ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है, हमारे डेटा होता है उसकी एक टाइप होती है, लेट्स से फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये जितने भी टाइप्स होते हैं वो डेटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स में क्या करती हैं वो आपके कंप्यूटर को बताएंगी कौन सा डेटा टाइप आएगा। अगर तो ये पीआईडी हमारे पास क्या पर्टिकुलर डेटा टाइप का पीआईडी असाइन करने के लिए पीआईडी अंडरस्कोर टी पीआईडी, और साथ हम लोगों ने इसको असाइन कर देंगे फॉर की कॉल। अब फॉर की कॉल क्या करेगी, फॉरन से हमारे पास एक पैरेंट और चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर देगी। हमने इसको साथ ही पीआईडी भी उसको एलोकेट कर दिया। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि कंडीशंस होती हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज इसका एल्स पार्ट चलता है, ठीक है। अगर तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर तो हमारे पास फॉर हमारे पास रिटर्न करता है लेट्स से जीरो, जीरो का रिटर्न करे, इसका मतलब चाइल्ड प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि पीआईडी डबल इक्वल टू जीरो है और हम इसमें लिखते हैं प्रिंट एफ आई एम सॉरी आई आई एम ए चाइल्ड प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, ये हमारे पास प्रिंट एफ क्यों यूज होता है। प्रिंट एफ किसी भी कोडिंग सी लैंग्वेज में अगर आपने आउटपुट स्क्रीन पे कुछ चीज आपने आउटपुट दिखानी है यूजर को, तो आप उसके लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्लैश है, स्लैश में क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं हमारे पास। अगर हमने अपनी आउटपुट को मैनिपुलेट करना है, हमने उसको शो डिफरेंट तरीके से करवाना है, यहाँ पे कुछ तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। स्लैश एन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाता है। मतलब अगर हम लोग एक न्यू सेंटेंस लिख रहे हैं तो अगली लाइन शुरू होगा, सेम लाइन पे नहीं आएगा। इस तरह बहुत सारी एस्केप सीक्वेंस होती है, स्लैश टी होती है, स्लैश ए होती है, डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस डिफरेंट वर्किंग है। यहाँ पे स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए। हम आगे चलते हैं, हमारे पास फिर हमारे पास आती है एल्स इफ। एल्स इफ क्या है कि अगर लेट्स से अगर इफ सही नहीं है तो एल्स इफ की स्टेटमेंट उसमें हम लोग कंडीशन देते हैं पीआईडी ग्रेटर देन 0, दैट मींस कि पीआईडी ग्रेटर देन 0 की तो 1 हो सकती है। अगर 1 होगी तो क्या चलेगा हमारे पास, पैरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ आई एम ए पेरेंट प्रोसेस, ठीक है, और स्लैश एन, मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा दो कर्सर को, और हम लोग इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो क्या हो सकती है, कंडीशन में -1, बिकॉज़ हमने 0 पे लिख दिया, हमने 0 से ग्रेटर भी लिख सकती है। फिर अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि लेसर देन 0, दैट मींस -1, तो इसके लिए हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग एल्स की जरूरत भी नहीं है, हम लोग एल्स लगा सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर 0 नहीं होगा, 0 से ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा, 0 से लेस हो सकता है तो एल्स में आ जाएगा। एल्स में कंडीशन नहीं होती, एल्स तब चलता है अगर तो कोई भी कंडीशन नहीं है तो एल्स चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने लेट्स से एल्स दी भी, आप एल्स नहीं भी लगाते तब भी इट्स ओके, कुछ नहीं होता, फिर भी चलता है हमारे पास, ठीक है। हम लिखेंगे प्रिंट एफ एरर इन फोर। अगर तो नेगेटिव 1 होती है तो हमारे पास क्या होता है कि फोर कॉल यूज मतलब कि वो चली ही नहीं है, इट मींस फेल हो गई है, इट मींस कि कोई मसला हो गया है, नहीं चली, हमारे पास ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हम सारा देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक लिखा है कि नहीं, बिकॉज सिंटेक्स मिस्टेक अगर आपकी हो गई है दैट मींस कि अब इसकी ब्रैकेट अगर आप देखें, इसकी ब्रैकेट नहीं है, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब हम आपने इस फाइल को सेव कर लेना है, सेव आपने कर ली, आपने जाना है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आपने क्या लिखना है, मैं इसको कॉपी करके दोबारा, ओके। टर्मिनल पे आपने लिखना है जीसीसी। अब आपने अपनी फाइल को आउटपुट करवाना है। अब आउटपुट के टर्मिनल पे क्या होती है कमांड, जीसीसी फाइल का नेम 401.c, ओके देयर इज अ मिस्टेक इन अवर, ओके मैंने पी यहाँ पे आई थिंक डबल लिख दिया है, देयर इज अ मिस्टेक इन अवर प्रोग्राम। अपनी फाइल्स पे जाएं, ये देखें यहाँ पे फाइल बनी हुई है, बस मैंने सेव कर ली थी। यहाँ पे लाइन नंबर 9 में कोई एरर आ रहा है, यहाँ पे सॉरी पीआईडी देता, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं दोबारा, दोबारा जाते हैं टर्मिनल पे, दोबारा लिखते हैं जीसीसी फाइल का नेम fork1.c। अब आपने फाइल आउटपुट पाने उसके लिए एक और कमांड है ./a.out, ठीक है। जब ये करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। क्या करें, आई एम अ पेरेंट प्रोसेस, आई एम अ चाइल्ड प्रोसेस। मैंने आपको पहले बताया था कि पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होता है एज कंपेयर टू चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि एक ही मेन फंक्शन में है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा गया, तो क्या मतलब है कि पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट हो, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम यूज करेंगे आगे, हम देखते हैं और कौन कौन से मेथड है। अब आगे देख लेते हैं, ओके। अभी के लिए आप यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक और प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाके, यहाँ पे दोबारा एक फाइल बनाते हैं जी एडिट fork2.c, लेट्स से। अब आपके पास एक फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे आपने सारी वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाते हैं, हैश एक मिनट, हैश वेट अ मिनट, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमारे पास है हैश इंक्लूड uni std.h, फिर है हैश इंक्लूड stdlib.h, ठीक है। आपने सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर ली। अब हम लोग मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। इंट मेन
इंट मीन आपने देखा था पिछले प्रोग्राम में वॉइड यूज किया, वॉइड क्या होता है, वॉइड मीन एम्प्टी, मतलब कोई भी चीज रिटर्न नहीं हो रही किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप की। इंट का मतलब है कि इंट मीन इंटीजर वैल्यू को रिटर्न भी होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इंट मेन की तरफ। इंट मेन में हम लोग मेन फंक्शन अपना प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इंट पीआईडी, ठीक है। अब पहले हम लोग यहाँ पे पीआईडी बना रहे हैं, पीआईडी 1, फिर हम बनाए पीआईडी 2, 3 पीआईडीज बना ली हमने। अब हम क्या करेंगे, पीआईडी को साइन कर देंगे फॉर की कॉल। फॉर की कॉल क्या करेगा, फॉरन से चाइल्ड और एक पेरेंट प्रोसेस बना देगा, ठीक है। हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ अगर तो पीआईडी -1 है, दैट मींस सिस्टम कॉल फेल हो गई है, राइट। तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ फॉर कॉल, या फिर हम लिख सकते हैं एरर इन फोर्क कॉल, ठीक है। और हम लोग इस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्लैश एन करके मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास हो सकती है एल्स इफ की कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर तो पीआईडी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो नहीं है इसका क्या मतलब है कि या फिर जीरो से बड़ी होगी या फिर जीरो से लेसर होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि पीआईडी 1 इज इक्वल टू गेट पीआईडी। मैं आपको अपनी सारी इसकी एग्जीक्यूशन बताती हूँ हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट द कोड फर्स्ट सो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू एज वेल। स्लैश एन द पेरेंट प्रोसेस id is module d slash n pid 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज। और एल्स की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, कि एल्स की स्टेटमेंट ये हो सकती है कि अगर तो जीरो ही, राइट, जीरो ही होगी फिर, क्योंकि हमने नेगेटिव 1 की भी कंडीशन दी थी, हम लोगों ने 1 की भी कंडीशन दी थी। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, जीरो, तो उसके लिए एल्स चलेगा। एल्स मतलब कि जीरो होनी चाहिए, जीरो जीरो में हमारे पास क्या चलता है, हमारे पास हमेशा चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। पीआईडी 2, पीआईडी 2 हम लोगों ने कहा गेट पीआईडी, और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ, क्या कौन से एग्जीक्यूट हो रहा है, चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। स्लैश एन द चाइल्ड प्रोसेस id is module t slash n और हम लोग पीआईडी 2 यहाँ पे इसकी पीआईडी भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेती हूँ इस वाले प्रोग्राम को। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग बेसिकली पिछले प्रोग्राम में हमने सब देखा था कि हम लोग पीआईडीज दे रहे थे और हम लोग ये पीआईडीज को एग्जीक्यूट करने के बाद बता रहे थे कि पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर लेट्स से आपको पीआईडी भी शो करवानी है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि चार्ली का पीआईडी साइन हो गया, पेन का पीआईडी साइन हो गया, तो हम लोग इस तरह हम लोग कोड को लिखेंगे। हम पीआईडीज कर देंगे, पीआईडी को फोर्क की कॉल साइन करेंगे, फोर्क में पास पेरेंट चाइल्ड एग्जीक्यूट बना देगा। फिर एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट अगर पीआईडी लेसर देन सॉरी नेगेटिव 1 है, देन मीन फोर्क फेल हो गई। अगर तो पीआईडी इक्वल टू जीरो नहीं सका मतलब है वो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, बिकॉज नेगेटिव 1 की कंडीशन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमारे पास ग्रेटर मान लो अगर ग्रेटर देन जीरो हो सकती है मतलब 1, अगर 1 है तो पेरेंट प्रोसेस आईडी, हम लोगों ने कहा कि पीआईडी, हमने उसको कहा कि पीआईडी हमारे पास यहाँ पे हमने उसको ऊपर का गेट पीआईडी, सॉरी मैंने डबल क्लिक दिया है दोबारा, दिस इज अ मिस्टेक, इसमें दोबारा सेव कर दूं। ओके, पीआईडी 1 इज इक्वल टू गेट पीआईडी। यहाँ पे करें गेट पीआईडी फंक्शन है जो कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा कि मुझे पीआईडी बताओ, और पीआईडी को जो पीआईडी होगी उसको पीआईडी 1 में हम लोगों ने सेव करवा दिया, ठीक है। इक्वल टू का मतलब ये कि पीआईडी जो मिली है उसको पीआईडी 1 में सेव करवा दो। हम लोगों ने आउटपुट में दिखा दिया कि पीआईडी 1 क्या है। फिर हमने दोबारा एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि अगर तो ग्रेड मान देंगे, जीरो पे इक्वल हो सकती है, अगर जीरो पे इक्वल चाइल्ड प्रोसेस ऑब्वियसली एग्जीक्यूट हो रहा है तो पीआईडी 2 इज इक्वल टू गेट पीआईडी, मतलब कि जो चाइल्ड प्रोसेस की पीआईडी है उसको पीआईडी 2 में सेव करवा दो, पीआईडी को उसको शो करवा दिया प्रिंटफ की शक्ल में। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अब हम दोबारा जाएंगे टर्मिनल की तरफ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आउटपुट के लिए जीसीसी, जो हमारे पास फोर्क जो हम लोगों ने फाइल का नेम लिखा था वो लिखेंगे, वो हमें ओके। यहाँ पे एक और एरर आ गया है, देयर इज एन एरर इन लाइन नंबर व्हिच लाइन नंबर 23। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कोई ब्रैकेट का मसला आया, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, ये पोस्ट बंद हुई है, ओके, एक ब्रैकेट मिसिंग थी हमारी गाइस। ओके, अब दोबारा लिख लेते हैं जीसीसी फोर्क 2 फोर्क 2.c, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, डॉट स्लैश ए डॉट आउट, सो ए डॉट आउट, एंटर। हमारे पास क्या है, चाइल्ड प्रोसेस की आईडी हमारे पास क्या थी 2952 और पेरेंट प्रोसेस की आईडी क्या है 2951, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। ओके, सो अगले वाले पे चलते हैं। अगला एक और प्रोग्राम है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स मैनिपुलेशन। अच्छा, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स पहले समझने पड़ेंगे हमें। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर, अगर आप मेन फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो दैट इट मींस दैट इज अ लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर आप मेन फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर करते, आप मेन फंक्शन से बाहर लेट्स से कोई वेरिएबल कर रहे हो डिक्लेयर, दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। इनमें फर्क क्या है, लोकल वेरिएबल्स हमारे पास सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं। अगर आपने कोई मेन फंक्शन के अलावा आपने कोई और फंक्शन बनाया तो उसमें लोकल वेरिएबल्स आप नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वो वेरिएबल सिर्फ मेन फंक्शन यूज कर सकता है, बिकॉज आपने उधर ही उसको एलोकेट किया। ओके, लेकिन अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया मेन फंक्शन से पहले कहीं भी, दैट मींस कि वो वेरिएबल हर फंक्शन लेट्स से अगर आपने मेन फंक्शन के अलावा और फंक्शंस बना दिए हैं, 3 4 और बना दिए हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल्स हर डिफरेंट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे यूज हो सकता है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि प्रोसेसेस में हम कैसे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने क्या किया कि आपने एक ही कंडीशन मतलब अपने एक ही ब्लॉक में आपने पेरेंट और चाइल्ड दोनों एग्जीक्यूट करवा दिए, लेकिन अब पेरेंट कैसे उसको एक्सेस करे, ग्लोबल को कैसे लोकल को एक्सेस करे, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम में सीखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक और सी फाइल बना लेते हैं, जी एडिट fork3.c, एक और फाइल बनाते हैं। फाइल हमारे पास बन गई है, हम यहाँ पे प्रोग्राम को राइट कर लेते हैं, हैश इंक्लूड यहाँ पे लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड unistd.h के नाम से लाइब्रेरी है, फिर है हैश इंक्लूड stdlib.h, फिर हमारे पास है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर है हैश इंक्लूड एरर नंबर.h, ठीक है। हमारे पास है हैश इंक्लूड sys स्लैश टाइप्स डॉट एच, फिर हमारे पास है हैश इंक्लूड sys स्लैश वेट डॉट एच, ठीक है। अच्छा,
ये सारी लाइब्रेरीज हमने क्यों इंक्लूड करनी, सारी लाइब्रेरीज जो हैं बेसिकली हमें सारे मेन फंक्शन जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग अपने प्रोग्राम यूज करते हैं, जैसे पीआईडी यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज करें, सारे फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनके लिए हम लोग पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, पहले से बनी नहीं हमारी लाइब्रेरीज और हमें सेव है, तो हमें लाइब्रेरीज फंक्शन एट द रन टाइम में प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें ईजी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक बात की थी कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल है हमेशा मेन फंक्शन से पहले बनता है, मेन फंक्शन से बाहर बनता है हमेशा, ठीक है। तो इस पर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा में देती इंट ग्लोबल लेट से कोई ग्लोबल नाम रख देता है, हम लोग उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ग्लोबल रख दिया यहाँ पे कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे वो ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। अब हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं, लेकिन अगर मेन से पहले बाहर कोई भी फंक्शन कोई भी वेरिएबल्स आते हैं दैट मीन दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, वो किसी भी नेम से वो ग्लोबल है बिकॉज़ मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी इंट स्टेटस, एक हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट स्टेटस पीआईडी। सबसे पहले प्रोग्राम लिख लूं ताकि बाद में आपको पूरी वर्किंग समझाऊंगी क्या हम लोग यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं। चाइल्ड पीआईडी, अब मैंने आपको पीआईडी की हमारे पास डेटा टाइप है, उसको हम लोग आगे डेटा टाइप होती है, डेटा टाइप के बाद उसका वेरिएबल का नेम होता है, यहाँ पे हमने चाइल्ड पीआईडी नेम दे दिया चाइल्ड की पीआईडी को, ठीक है। और फिर हम लोग इसी तरह एक हमने लोकल वेरिएबल कहाँ बनेगा मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, उसको जीरो वैल्यू साइन कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि चाइल्ड पीआईडी, जो चाइल्ड पीआईडी थी हमने उसको एक फॉर की कॉल साइन कर दी है, फॉर की कॉल क्या करेगी चाइल्ड पीआईडी की फर्दर हमारे पास चाइल्ड की फर्दर हमारे पास तो और चाइल्ड बना देगी, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इफ की कंडीशन कर रहे हैं, इफ की कंडीशन में क्या चेक करेंगे कि अगर तो चाइल्ड की पीआईडी अगर तो चाइल्ड की जो हमारे पास वैल्यू है अगर तो वो रिटर्न होती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि या तो वो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है या फिर वो इक्वल टू जीरो हो सकती है, दो कंडीशन है इसमें, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो दोनों कंडीशन चल पड़ती है, ठीक है। हमने इसके अंदर इस इफ के अंदर हमने एक और इफ लगाई है, अगर हम लोग इफ के अंदर एक और इफ एल्स लगाते हैं दैट मींस इट इज अ नेस्टेड इफ। क्या होता है कि एक इफ के अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट लगा देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और इफ की स्टेटमेंट लगा रहे हैं, हम लोगों ने इसमें कहा कि चाइल्ड, अब चाइल्ड पीआईडी ग्रेटर इक्वल टू जीरो क्या हो सकता है, तो जीरो की अगर वो 1 होगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं कि चाइल्ड पीआईडी इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो तो क्या मतलब है कि हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रिंट एफ हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी है स्लैश एन चाइल्ड प्रोसेस, पहले हमने बता दिया कि चाइल्ड प्रोसेस पहले होती है, एक चाइल्ड प्रोसेस है, हमसे पहले बता दी हमने क्या किया लोकल वेरिएबल में इंक्रीमेंट क्या है कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस हो गई है 0 + 1 1। ग्लोबल वेरिएबल को भी हमने 0 साइन किया तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब ग्लोबल वेरिएबल यूज हो सकता है मेन फंक्शन के अंदर बिकॉज़ मेन फंक्शन से बाहर वो कहीं भी यूज हो सकता है, किसी फंक्शन में यूज हो सकता है, लेकिन लोकल बाहर मेन फंक्शन से यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्रिंट एफ चाइल्ड पीआईडी इक्वल टू मॉड्यूलो टी पेरेंट पीआईडी इज इक्वल टू मॉड्यूलो टी गेट पीआईडी फंक्शन यूज किया और फिर गेट पीआईडी का दोबारा फंक्शन यूज कर लिया हमने, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया दोबारा एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी है, मैं ऐसा करती हूँ इसको कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज राइटिंग इट बहुत ज़्यादा लंबा काम टाइम कंज्यूमिंग है। कॉपी यहाँ पे मेरा यूबंटो स्टक हो गया, यूबंटो यहाँ पे स्टक हो गया, कुछ भी ओपन कुछ भी क्लोज नहीं हो रहा। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि इसका बेसिकली क्या मतलब है। यहाँ पे हम क्या करें कि हम लोगों ने एक अगली लाइन में क्या लिखा कि चाइल्ड लोकल एज चाइल्ड ग्लोबल, अब हम लोग लोकल और ग्लोबल की वैल्यूज शो करवाती हैं, ठीक है। चाइल्ड क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट है, चाइल्ड प्रोसेस लोकल है और जो पेरेंट है उसको हम लोगों ने ग्लोबल हम लोगों ने सिर्फ मेंशन कर दिया, ठीक है। शो करवाने के लोकल और ग्लोबल की वैल्यूज इंक्रीमेंट हो गई हैं। ऐसे स्टेटमेंट क्या होगी तो पीआईडी 0 नहीं है तो क्या सकती है 1 हो सकती है, तो 1 में क्या है पेरेंट प्रोसेस होगा, पेरेंट प्रोसेस की आईडी और चाइल्ड प्रोसेस की आईडी हम दोनों भी शो करवा दिया और हम लोगों ने यहाँ पे वेट की कॉल यूज किया। अच्छा वेट की कॉल क्यों यूज होती है, वेट की कॉल तब यूज होती है क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखें इस प्रोग्राम में यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड एक ही इफ की स्टेटमेंट में दोनों एग्जीक्यूट हो सकते हैं, लेकिन लेट्स से मैं आपको बताया था कि पेरेंट पहले एग्जीक्यूट होता है चाइल्ड बाद में एग्जीक्यूट होता है, लेट्स से पेरेंट पहले एग्जीक्यूट होकर निकल जाता है तो चाइल्ड का कोई पेरेंट रहेगा नहीं, तो चाइल्ड क्या बन जाएगा एक ऑर्फन प्रोसेस बन जाएगा क्योंकि उसका पेरेंट रहा ही नहीं। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और कॉल हमें प्रोवाइड करते हैं वेट कॉल, वेट कॉल करती है पेरेंट को कहती है अगर आपने अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिया देन यू आर गोइंग टू वेट फॉर द चाइल्ड टू फिनिश द एग्जीक्यूशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि अगर आपने पेरेंट एग्जीक्यूट किया निकल जाएगा, नहीं पेरेंट रुकेगा वो चाइल्ड का इंतजार करेगा, चाइल्ड जब एग्जीक्यूट होगा फिर वो इकट्ठे निकलते हैं, ठीक है। इस तरह होता है। अगर तो पेरेंट नहीं रुका तो और चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है चाइल्ड एक ऑर्फन प्रोसेस बन गया, ऑर्फन प्रोसेस एक एबनॉर्मल प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट फिर नहीं होता, फिर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं आउटपुट में या फिर एग्जीक्यूट नहीं होता प्रोग्राम, फिर यहाँ पे वेट की कॉल यूज किया, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि प्रिंट पेरेंट की पेरेंट का लोकल पेरेंट ग्लोबल जो हम लोगों ने उसको भी शो करवा दिया और एग्जिट की कॉल क्या करती है कि अगर तो दोनों ने पेरेंट और चाइल्ड एग्जीक्यूट हो गए तो फिर एग्जिट कर दो, ठीक है। मतलब कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया एग्जिट फ्रॉम दिस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा क्योंकि नेस्टेड इफ था, जो नेस्टेड इफ होता है उसके अंदर एक और इफ है, लेकिन उस जो पहला वाला इफ था उसका एल्स वो कहाँ जाएगा, अगर तो पीआईडी ग्रेटर इक्वल टू 0 है दैट मीन वो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, एल्स में क्या आएगा कि वो नेगेटिव 1 हो सकती है। तो हम लोगों ने उसकी स्टेटमेंट नीचे एल्स में लिखी, मतलब नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि फॉर की कॉल में एरर आ गया दैट मींस के फॉर एरर हो चुका है, मतलब फॉर नहीं होगा एग्जिट क्या करेगा वो उस विंडो से एग्जिट करेगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। अब इसकी अगर हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखें इसकी आउटपुट क्या होगी, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चली कि पेरेंट प्रोसेस की चली, मतलब कि एल्स स्टेटमेंट फाइल चली। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी है कि वो पहले इज इक्वल टू 0 रख रहा है चाइल्ड को या फिर चाइल्ड पहले 1 है या 0 वो उसकी अपनी मर्जी। यहाँ पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो गया, पेरेंट की आईडी भी आ गई, चाइल्ड की आईडी हम लोगों ने शो करवा दी। अगला प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ चाइल्ड की, चाइल्ड का हमारे पास क्या हुआ 1386 आईडी शो करवा दी और पेरेंट की भी करवा दी और लोकल वेरिएबल भी शो करवा दी और ग्लोबल भी। मैं आपको हम कहते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है लोकल ग्लोबल में, इंक्रीमेंट होता है चाइल्ड वाले में, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है पेरेंट का लोकल और फिर पेरेंट का ग्लोबल, ये वाली लाइन जो है हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया, पेरेंट का लोकल भी शो हो गया, पेरेंट का ग्लोबल भी शो हो गया, वो 0 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे 0 0 क्यों है आप देखें यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखें
ये इफ स्टेटमेंट थी। इफ स्टेटमेंट में हम लोगों ने लोकल ग्लोबल को इंक्रीमेंट किया था, मतलब कि चाइल्ड प्रोसेस में इंक्रीमेंट किया था। लेकिन अगर आप एल्स स्टेटमेंट में जाएं तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया ही नहीं। इंक्रीमेंट कहाँ ऊपर चाइल्ड वाली स्टेटमेंट में, लेकिन पैरेंट वाली स्टेटमेंट में हम लोग इंक्रीमेंट किया ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोकल ग्लोबल वेरिएबल भी जीरो है यहाँ पे। तो इस तरह मैनिपुलेशन होगी लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स की, वो जहाँ पे यूज होंगे वो वहाँ पे इंक्रीमेंट होंगे, जहाँ पे वो यूज नहीं हो रहे जिस कंडीशन में वहाँ पे वो एग्जीक्यूट, वहाँ पे वो नहीं होंगे इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू से जीरो आ रही है, ठीक है। तो पेरेंट्स इज बाय, यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो गया, और इस तरह हमारे पास पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। एज यू कैन सी यहाँ पे सारी हम लोकल ग्लोबल वेरिएबल की जो मैनिपुलेशन हम लोगों ने सीख ली है, कैसे होती है लोकल वेरिएबल की मैनिपुलेशन, ग्लोबल वेरिएबल की मैनिपुलेशन कैसे होती है। अगर यहाँ पे एक और बात नोट करें, पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, पेरेंट प्रोसेस से पहले दो लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमने वेटी कॉल की यूज की थी। वेटी कॉल हमारे पास करती है पेरेंट और चाइल्ड दोनों एग्जीक्यूट होंगे तो फिर हमारे पास एग्जिट हो सकता है, अदरवाइज ऑफन प्रोसेस हो जाएगा चाइल्ड। जब एग्जीक्यूट हो गया, वेटी कॉल होगी, तो वेटी कॉल क्या करेगी, वो अगली स्टेट में जाएगी, अगली स्टेट में करेगी पीआईडी जीरो है या पीआईडी वन है। अब पीआईडी वन हो चुकी है, पीआईडी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे पीआईडी हमारे पास जीरो होगी तो हमारे पास यहाँ पे पीआईडी जीरो होगी तो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद पेरेंट का जो फर्दर लेफ्ट कोड था वो हमारे पास अब बाद में एग्जीक्यूट हो गया, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्क, कि हम फोर्क यूज करते हैं और हम पेरेंट आईडीज और फोर्क की कॉल हमारे पास सिस्टम कॉल यूज होती है, हम उनको यूज कर रहे हैं, और कैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने इस तरह के टास्क को, अपने डिफरेंट प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, वो सब हमने ट्यूटोरियल में सीखा है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही हो गया और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।